क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 18 की शुरुआत जो है वो बड़े ही धमाकेदार तरीके से हुई है। जी हाँ, डेफिनेटली एक क्रिकेट मैच के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लोज और एक थ्रिलिंग गेम हुआ, जहां पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो लास्ट गेंद पर तो हम नहीं कहेंगे, सेकंड लास्ट गेंद पर फैसला हुआ, क्योंकि लास्ट गेंद पे टारगेट इतना था कि कोई नो बॉल वगैरह डाले या वाइड डाले तो ही मैच आगे बढ़ सकता है। एक थियोरेटिकली अगर आप देखेंगे तो सेकंड लास्ट गेम तक ये मैच कहीं ना कहीं गेम तक जो है वो मैच कहीं ना कहीं है, लेकिन लास्ट ओवर थ्रिलर आप इसे जरूर कह सकते हैं। और बहुत ही क्लोज एनकाउंटर रहा, जहां पर 2 रन से स्कॉटलैंड इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। इस मैच में सब कुछ हुआ, चौके भी पड़े, छक्के भी पड़े, विकेट्स भी गिरे, वापसी भी हुई, बारिश भी हुई, डकवर्थ भी लगा, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला। और एट द एंड जो विनर हुई टीम, वो सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कितना फाइट किया, क्या दिया, किसने क्या किया, कहां पर क्या किया, वो सब कुछ आने वाले 4-5 दिनों बाद टूर्नामेंट में ये सब मैटर नहीं करता। और क्रिकेट वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट है। अगर ये मैच नेपाल जीता होता तो ब्रैडली क्यूरी ने कैसी बॉलिंग कराई और मार्क वॉइट ने क्या बॉलिंग कराई, कोई 4 दिन बाद याद नहीं रखता। और अब यही चीज एग्जैक्टली स्कॉटलैंड के लिए, स्कॉटलैंड ने 2 रन से इस मैच को जीतकर वो जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कलेक्ट किए हैं, बस एंड में वही मैटर करता है और वो स्कॉटलैंड लेने में कामयाब रहा। इस थ्रिलर मैच में अगर हम बात करें किस तरह से चीजें घटी हैं, सीधे सीधे तौर पर अगर आप नेपाल के परस्पेक्टिव से आप देखेंगे तो ठीक ना, अगर आप ऊपर के 3-4 बल्लेबाजों के ऊपर फोड़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बल्लेबाज है जो जिन जो भी कहीं ना कहीं कारण बने हैं इस मैच के, 2 रन से जो नेपाल चूका है वो भी एक कारण बने हैं। वो कौन है, थोड़ा सा आप दिमाग जरूर लगाइए अगर आप समझ पाएंगे किन रीजंस की वजह से वो हारे, तब तक हम एनालाइज में उस मोड़ तक पहुंचते हैं। एंड शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्कॉटलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। किस तरह से यहाँ पर चीजें घटी, आप शुरुआत खासकर कैसे हुई, फिर मैं टेक ऑन करता हूँ। बिल्कुल, और देखें तो शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई स्कॉटलैंड की और बहुत शतकीय साझेदारी नजर आई हमें मन से और मैक्रीथ के 114 रन। बिल्कुल, और बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट भी रहा। अगर हम देखें, माफ कीजिएगा, रन रेट भी रहा टीम का इस दौरान, जब ये दोनों बल्लेबाज खास करके मन से जब बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत एक शानदार लय में नजर आ रहे थे। हाफ सेंचुरी लगाई, 75 रन किए 62 गेंदों में, बहुत शानदार स्ट्राइक रेट हमेशा ही रहता है। मन से चले तो स्ट्राइक रेट का कोई वहां पर क्वेश्चन नहीं रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैक्रीथ बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कुछ साथ में जब मनसे ने काफी ज्यादा जो उनका भार है वो बाउंड्रीज से निकाल कर कम किया, और उन पर भी ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया उन्हें भी, जो कि वो पार्टनरशिप में तब्दील हुई 114 रनों की, जिसमें मैक्रीथ 35 रन किए। स्लो बहुत रहे और तेज होने की उन्हें जरूरत है, क्योंकि वो एक ओपनिंग बल्लेबाज। बिल्कुल सही कहा आपने। लाइन अपनी अच्छी जोड़ी की, ओपनिंग बल्लेबाज है, इससे और आपको तेज होना पड़ेगा। 56 के स्ट्राइक रेट से बात नहीं बनेगी। शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है उस स्पीड को बढ़ाने की जब कोशिश करने लगे तब कहीं ना कहीं आउट हो गए। और उसके बाद जो हाल हुआ स्कॉटलैंड का वो जग जाहिर है। 114 रन पर 0 विकेट था एक वक्त पर, और पूरी अगर आप देखेंगे तो 243 रन 8 विकेट के नुकसान पर यही पहुंच पाई टीम। बहुत ही कम स्कोर रहा उस हिसाब से। अगर आप देखेंगे जिस तरह से 20 ओवरों में 114 के 0 था, उसके बाद बाकी 30 ओवरों में कुछ भी रन खासा टीम ने नहीं जोड़े, लगभग 120-30 रन जोड़े, और टीम ने अपने 8 विकेट भी गंवा दिए। और बॉलिंग की बात बाद में करेंगे संदीप लामिछाने के लिए। और उसके बाद कुछ बेहतरीन डिलीवरीज भी रही, और ब्रेंडन मैककुलर एक और फ्लॉप शो उनका नेपाल में। जैसे कि हमने आपको पहले ही रिपोर्ट में बताया था, एस्ट्रेट की हमारे पेज पर रिपोर्ट एक हमने डाली हुई थी कि ब्रेंडन मैककुलर जो है वो बल्ले से खास करके हमें नेपाल के दौरे में अभी तक चलते हुए नजर नहीं आए हैं, और आज भी वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। महज 7 रन बनाकर वो क्लीन बोल्ड हो गए संदीप लामिछाने की गेंद पर। संदीप लामिछाने की बॉलिंग के बारे में मैं आपसे बाद में पूछूंगा जब बॉलिंग की बात होगी। रिची बैरिंगटन भी स्ट्रगल कर रहे थे, 12 गेंदों में 5 रन, वो भी संदीप के शिकार हुए। टॉप 4 जो बल्लेबाज आप देख रहे हैं उसमें से 3 तो बहुत ही बड़े नाम हैं, उन तीनों को संदीप लामिछाने ने निकाला, फिरने को भी निकाला, लेकिन टॉप 4 में जो बड़े 3 हैं उन 3 की बात कर रहे हैं जिन पर बहुत बड़ा दारोमदार रहता है। उसके बाद माइकल इंग्लिश और मैथ्यू क्रॉस ने थोड़ा सा यहाँ से पार्टनरशिप जमाने की कोशिश की। यही वो मोमेंट था जब संदीप को थोड़ा सा रेस्ट भी दिया गया, अपने उनके पहले बड़े स्पेल के बाद रेस्ट दिया गया। इसी बीच में बाकी बॉलर्स को थोड़ा बहुत सूझबूझ के साथ खेलते हुए थोड़ी एक छोटी सी पार्टनरशिप कर थोड़ा सा उस मोमेंट से बाहर निकालने की कोशिश इन्होंने जरूर की, लेकिन कोशिश ज्यादा लंबी नहीं चली। मैथ्यू क्रॉस अपने एक्सपीरियंस का कुछ खासा इस्तेमाल नहीं कर पाया, 38 गेंदों में 18, बहुत स्लो इनिंग रही। मार्क वाट ने वहां पर आकर कुछ तेजी से शॉट्स खेले और टीम को जल्द से जल्द 200 तक टच कराने में हेल्प किया, और बाकी सारा कंट्रीब्यूशन नीचे माइकल लीस का आया। जो 200 से 243 टीम पहुंची उसमें माइकल लीस का बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। माइकल इंग्लिश की जो इनिंग है वो माइकल इंग्लिश ही आपको कहीं ना कहीं समझा पाएंगे। बहुत खराब, पुअर और बिल्कुल बेतुकी इनिंग रही है। 72 गेंदों में 34 रन
ये किस बेसिस पर आपने इनिंग खेली समझ में? वाकई में। आपको संदीप के अलावा भी कई सारे बॉलर्स मिले जिनकी कई सारी अच्छी डिलीवरीज भी थी और कुछ रफ डिलीवरीज भी थी, जिन पे आप आराम से बाउंड्रीज निकाल सकते थे। बिल्कुल ही खराब 72 गेंदें आपने खेली और आप सिर्फ एक गेंद बाउंड्री तक भेज पाए। वाकई। बहुत ही ज्यादा बहुत पुअर खराब। क्रिकेट माइकल इंग्लिश ने यहाँ पर दिखाया है। बिल्कुल विपरीत है वो परफॉर्मेंस जिस परफॉर्मेंस से उन्होंने घर में शुरुआत की थी अपने डेब्यू वगैरह में अगर हम बात करें तो। ओवरऑल ये पूरा परफॉर्मेंस रहा, यानी क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप रही वही कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के लिए सब कुछ था। आज बल्लेबाजी से अगर हम बात करें और कुछ कंट्रीब्यूशन मार्क वाटर और लीस का भी रहा। 50 ओवर खेलने में भी कामयाब रहे। जी उम्मीद हाँ। नहीं थी कि 50 ओवर खेल पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर गया है स्कॉटलैंड जी के लिए। हाँ, पहले ये इनिंग आपने को अगर सही आप कहा। देखें 50 ओवर खेल गए, ये उनके अपने आप में, क्योंकि एसोसिएट का क्रिकेट है, याद रखिए यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी हाँ। कुछ भी यहाँ इंटरेस्टिंग सा होकर कोई मैच आपके लिए फंस सकता है, बना सकते हैं। और इंटरनेशनली अगर आप देखें तो 50 ओवर खेलना किसी भी पिच पर दुनिया की मस्ट हो जाता है कि आप 50 ओवर जरूर खेल कर जाइए। ये हर कोच दुनिया के आपको कहेंगे और वही एग्जैक्टली स्कॉटलैंड ने भी किया। जब 125 पे 4 हो गए थे, वहां से 50 ओवर खेलना ये भी एक बहुत अच्छा एक एफर्ट रहा कुछ नीचे के बल्लेबाजों के द्वारा। बिल्कुल, और ये तब और ज्यादा आपको याद आता है जब आप इस तरह से 2 रन वाकई में, देख लीजिए आप, देखिए। ये तब आपको ज्यादा याद पड़ता है कि अच्छा हमने 50 ओवर खेले, अपने उसका फुल यूटिलाइज किया, वाकई 1 रन 2 रन जो भी जोड़ा वो लास्ट में काम आया और देखिए 2 रन से मैच जीत गए। ये आपको तब और ज्यादा एहसास बहुत, होता है बहुत कि ज्यादा। क्यों जरूरी है पूरे 50 ओवर बैटिंग करना। एंड ओवर टू बॉलिंग डिपार्टमेंट, नंबर सामने है। आपने पूरा मैच देखा, बॉलिंग पूरी देखी। संदीप लामिछाने की वो 4 विकेट पूरा गेम टर्न करने में निकाल के वाकई, कामयाब रहे। वाकई। आराम से 280 टू 90 स्कोर बहुत जा बड़ा, रहा बहुत था अगर संदीप के वो लगातार कुछ ही अंतराल पे 4 विकेट्स नहीं आते। उन बॉलिंग में क्या खासियत थी, उन डिलीवरीज में क्या खासियत थी, कैसे स्कॉटलैंड बल्लेबाजों को वो फंसा गया। वाकई में संदीप ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है वो पूरा उनको क्रेडिट जाता है। लेग स्पिन और गुगली का जबरदस्त इस्तेमाल रहा और बेहतरीन फ्लाइट डिलीवरीज भी रही। लेंस में और करके। पढ़कर तुरंत तेजी के साथ भी कुछ बॉलें अंदर आई हैं, वो फुल क्रेडिट जाएगा। हमने ऐसी बॉलें बहुत देखी हैं संदीप के। जी। लेग स्पिनर्स बहुत बहुत ज्यादा कहते हैं हॉट पिक रहते ही हैं वाइट White बॉल ball में में, देखिए जी। हम अगर, लेकिन वाकई में शानदार बॉलिंग कराई है, कोई जवाब और नहीं यहाँ जो था। ब्रेंडन मैकुलन को बोल्ड मारा था उन्होंने, बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी। आउटस्टैंडिंग। तो उसका कोई जवाब नहीं है स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों के पास। मैकुलन, बैरिंगटन जैसे बल्लेबाज, बिल्कुल। आप मनसे मनसे जैसे बल्लेबाज, तो एक्सीलेंट। इन जैसे बल्लेबाजों को रोकने के लिए एकदम सही बॉलर थे जी हाँ। संदीप। ये इतने हेवी एक्सपीरियंस जो बॉलर हैं आप संदीप लामिछाने, वही रोक सकते थे और एग्जैक्टली उन्होंने किया। बाकी बॉलर्स का काफी ज्यादा कहना होगा, शुरुआत बहुत ज्यादा ढीली जी। रही। पेसर्स का भी दम इतना नजर नहीं आया, कुछ स्विंग कुछ सीन कुछ नजर नहीं आई शुरू के 10 जी हाँ, जबकि ओवरकास्ट कंडीशंस थे, बिल्कुल। बादल वगैरह थे, लेकिन उसका कुछ खास फायदा कुछ नहीं, करण और कुछ। नंदन अपने पहले स्पेल में शुरू में निकाल नहीं पाए। थ्रेटनिंग भी नहीं लगे, ये भी कहना होगा कि थ्रेट नजर आता, कुछ एज जाते, ये भी नजर हमें जी नहीं हाँ। आया। शुरू में ललित राजवंशी बहुत ऑड हो रहे हैं, टिपिकल हो रहे हैं कुछ अपनी जी हाँ, बॉलिंग ये के हम लाइन से। जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वह ये आपने हमारे कई सारे वीडियोस में देखा होगा, हमने लगातार ये चीज कही कि ललित राजवंशी को कुछ और वेरिएशंस यहाँ पर सीखने की जरूरत है। वो बिल्कुल स्टिक टू स्टिक विकेट्स पर रहते हैं, वो अपने एक लाइन पर चलते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रहने वाला। लोग आपको पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट मैंने ललित राजवंशी से रिलेटेड निकाला हुआ है, और आपसे तो रिक्वेस्ट है कि आप उस पेज पर जाकर हमारे पेज पर जाइए और आप उस स्टैट्स को पढ़िए। आप खुद हैरान हो जाएंगे उस स्टैट्स को देखकर उस ललित राजवंशी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। और कुछ दीपेंद्र और रोहित पटेल जैसे कुछ ओवर भी काफी खर्चीले गए। और आज के अगर हम मैच की बात करें बॉलर्स की, और सोनली अगर हम देखें तो संदीप लामिछाने, बिल्कुल। अगर वो आप अगर विकेट नहीं लेते अगर संदीप आकर, तो बहुत ज्यादा देर हो जाती, 300 के तकरीबन स्कोर होता। लेकिन उनकी एक्सीलेंट बॉलिंग ने और वेल एफर्ट ने टीम के लिए खासा काम किया। बिल्कुल, और 243 रन का टारगेट यहाँ पर रखा उस नंदन यादव ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा डाला। बिल्कुल सही कहा आपने, उनका लास्ट ओवर काफी बेहतरीन रहा, और अगर ये मैच नेपाल जीता तो उनका ये आखिरी ओवर के बारे में और ज्यादा बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा वो 2 पॉइंट बहुत मैटर करता है। वो 2 पॉइंट किस तरफ गया है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका आखिरी ओवर कैसा रहा, उनकी वो फाइट कैसी रही, ऐसे ये सब सिर्फ तभी याद रहता है जब टीम अब ये एफर्ट बनकर, अब ये एफर्ट वेल डन फाइटिंग एफर्ट बनकर रह गया। ये आपको 2 पॉइंट नहीं दिला पाया, ये बस थोड़ा सा ये हार्श है, लेकिन ये होता है क्रिकेट, इसी ऐसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसा ही होता है। ये ए साइड या डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत हार्श चीजें हो जाती है। उसके बाद चेस की तरफ चले यहाँ पर, लेकिन चेस की तरफ जाने से पहले यहाँ पर आई बारिश।
पहली इनिंग कंप्लीट हुई, बारिश आ गई और इसने थोड़ा सा नेपाल के लिए मामला और ज्यादा टाइट कर दिया। बिल्कुल मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो नेपाल को पहले स्कोर चेज करना था 50 ओवर में 243 रन, वो बनकर हो गया 39 ओवरों में 221 रन। आपने जाहिर सी बात है रन कम है 20-22 रन, लेकिन ओवर कट गए 11 रन। और इसका ये जो डकवर्थ लुईस सिस्टम से जो हुआ, ये थोड़ा सा और टफ हो गया नेपाल के लिए। और ये क्यों हुआ, इसके पीछे आप सीधे जाइए शुरू के 20 ओवरों में। शुरू के 20 ओवरों में एक भी विकेट नेपाल ने नहीं निकाला था और स्कॉटलैंड 100 पर स्कोर के साथ डटा हुआ था जब पैट बैटिंग कर रहा था। वो स्कॉटलैंड के फायदे में गया जब डकवर्थ लुईस लगा और इस तरह से टफ स्कोर बन गया। आप सोच रहे होंगे कि टफ स्कोर कैसे बना, इसी रीजन से बना। शुरू के 20 ओवर में स्कॉटलैंड डोमिनेट कर रहा था नेपाल के ऊपर। उसके बाद चेज की बात करते हैं। यहाँ पर आसिफ और विनोद भंडारी, कुछ आसिफ शेख 47 गेंदों में 21 रन, बहुत ही खराब, बहुत ही पुअर इनिंग रही है। और फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने शॉट खेलकर भी वो आउट हुए। लगी रहा था, फ्रस्ट्रेट हो गए, 47 गेंदों में 21 रन कर बहुत ही खराब शॉट खेलकर विकेट थ्रो कर दिया। अगर आपको लगता है आसिफ का शॉट बहुत खराब था, तो उससे भी वाहियात विनोद भंडारी का शॉट था। कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, शायद एनपीएल समझ के खेल रहे थे, नहीं करना चाहिए था। वनडे गेम है, बिल्कुल डिफरेंट गेम है, आपको थोड़ा वक्त लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर आप फिर उसके बाद अपनी मनमर्जी के शॉट्स खेलिए। एक अपने आप को स्टेबल कर बहुत ही पुअर शॉट रहा विनोद भंडारी का। अगर हम बात करें, फिर आया अर्जुन कुमल, मार्कवाट की एक बहुत ही चाक भरी गेंद में फंस गया है। क्या कहेंगे? वाकई में जिस तरीके से उन्होंने फंसाया गया, आगे बिल्कुल आगे लेकर आए और ड्राइव कराने की कोशिश की और ठीक वहीं से बॉल हल्का सा ऊपर उठा है, ऊपर उठी बॉल और एज लगा, फ्रंट एज लगा उनका, स्लाइड एज, और कीपर के हाथों कैच किया। बहुत मार्कवाट की वो बॉलिंग, बाद में बात करेंगे, एक्सीलेंट बॉलिंग थी अगर हम देखें। बिल्कुल सही कहा, जैसे पहले ही कहा, विनोद और अर्जुन फंसा दिया उन्होंने। जी हाँ, ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाए फिर उनके बारे में बात की जाएगी। थोड़ा सा मैचेस इनको मिल जाए और फिर उनके बारे में बात की जाएगी कि वो कहाँ क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, किस तरह से अपने मौकों को वेस्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आए रोहित पुड़ैल और दीपेंद्र सिंह हैरी। दीपेंद्र सिंह हैरी से उम्मीद थी कि ये कम से कम कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा विकेटों गिर रही थी, उस पर लगाम लगाएंगे और एक अच्छी इनिंग खेलेंगे, और उन्होंने लगभग वही करके दिखाया। एक और फॉर्म में वो है ही, और शानदार 50 और तेज 50, ये इंपॉर्टेंट है। 112 रन के चेस कर रहे हैं, रिकॉर्ड बढ़ता चला जा रहा है। आप यहाँ पर 50 साठ के स्ट्राइक रेट से 50 मारकर बल्ला उठाते हुए डगआउट की तरफ नहीं जा सकते। कोई आदमी ताली नहीं बजा, और बजा भी रहे हैं तो पता नहीं क्यों बजा रहे हैं। लेकिन दीपेंद्र सिंह हैरी ने बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 112 के स्ट्राइक रेट से 49 के 55 किए और कोशिश की कि टीम को उस फेस से निकाले जो फेस में आसिफ, विनोद और अर्जुन छोड़कर गए थे। रोहित पुड़ैल की बात करें, एक और वाहियात और बहुत ही खराब टेरेबल शॉट। कप्तान है आप, कप्तान है आप, फॉर्म में नहीं है आप, रन्स नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप ये शॉट खेल रहे हैं, बिल्कुल समझ से परे है। बहुत ही खराब शॉट खेलकर आपने अपनी टीम को मझधार पर लटका कर छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पर आगे की गाड़ी को अगर यहाँ पर आगे बढ़ाए हैं तो हारिस के बाद हारिस, ये एक और लगातार फेलियर। मुझे समझ नहीं आता कि वो अभी भी ड्रॉप क्यों नहीं हुए, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी खास, मुझे तो वो दिखते भी नहीं है ग्राउंड में। 11 बाकी 10 दिखते हैं, वो दिखते भी नहीं है। कभी कभार फील्डिंग में दिख जाते हैं, वरना कुछ खास दिखते भी नहीं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं बल्ले से। उस तरीके की एक इनिंग आती है, फिर 8-10 इनिंग तक रहते ही लंबा जो टिकते थे आरिफ, एक वक्त पर हम देखते थे बहुत बॉलें खेलते थे, वो अब नजर नहीं आता आरिफ में। पता नहीं क्यों, भूख कहाँ खत्म होती नजर आई। बहुत ही मुश्किल में थी नेपाल इस वक्त पर। लगभग लग रहा था ये मैच कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के हाथों में काफी अच्छा चला गया है। से खींचने की कोशिश की गुलशन झा ने अपनी इस इनिंग से, जहां पर 35 गेंदों में 61 रन की इनिंग यहां पर उन्होंने खेली। पूरी कोशिश की, बहुत अच्छे शॉट्स भी लगाए, लास्ट तक लेकर गए, बाउंड्रीज को बीच में बाउंड्रीज मारकर रिक्वायरमेंट को बार बार नीचे लेकर आए। और ऐसा करते करते एक ओवर में 13 रन कहीं ना कहीं बचा, लेकिन 2 रन से टीम जो है वो मैच गंवा बैठी। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आप 3-4 नेपाल के बल्लेबाजों पे ठीकरा फोड़ सकते हैं हार का, कि बल्लेबाजी वहां से कुछ सपोर्ट नहीं मिला। गुलशन वगैरह ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं एक चीज यहां पर फिर से जोड़ना चाहूंगा। मैं फिर से यहां पर गुलशन झा को इस फिनिश को ना कर पाने के लिए ब्लेम जरूर करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, आप में से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे। यही होता है फैंस में, जब कोई किसी प्लेयर को लेकर वो होता है तो ऐसा इमोशन आता है। तो देखिए, आखिर गुलशन झा के बारे में हम क्यों कह रहे हैं कि वो एक जगह जहां पर वो चूक गए फिनिश करने के लिए,
आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे नेपाल टीम को, अगर हम बात करें। और सामने यहाँ पर गुलशन झा थे, नंदलाल का क्वेश्चन मार्क ही नहीं था। सामने सीधे स्ट्राइक पर गुलशन झा थे और इधर थे ब्रैड क्यूरी। अगर हम बॉल करें, लेफ्ट आर्म पेसर जो थे। पहली बॉल पर गुलशन झा ने को डबल मिला, उसके बाद हो गया 5 गेंदों में 11 रन। उसके बाद उन्होंने मिड ऑन की तरफ मेरे ख्याल से एक और शॉट उन्होंने खेला, मिड विकेट के आसपास उन्होंने एक और शॉट खेला और वहां पर शॉट खेलते ही उन्होंने कहीं ना कहीं नंदन यादव को रोक दिया था। और वहां पर ब्रेंडन मैकमिलन ने थोड़ी सी दौड़ लगाकर, डाइव लगाकर उस शॉट को रोका और वहां पर गुलशन झा ने कोई रन नहीं लिया। वहां पर वो डबल बन सकता था, क्लियरली बन सकता था। और वो कैसे बनता आप देखिए, उसकी ही अगली गेंद पर गुलशन झा ने फिर डबल लिया। वो बहुत क्लोज डबल था, उससे तो वो कम ही क्लोज होता जो ब्रेंडन मैकमिलन के पास गया था। देखिए होता क्या है ना, छक्का मारकर फिनिश करूंगा, ये मेंटेलिटी कभी कभी बहुत बैकफायर करती है और ज्यादातर बैकफायर ही करती है। अभी देखिए, आपको याद होगा जिन्होंने हमारा नेपाल ए का एनालाइज देखा यूएसए के खिलाफ लास्ट वाला, वहां पर सैन जयसूर्या के बारे में यही कह रहे थे, एक ओवर में 10 रन चाहिए थे और वो पहली गेंद 6 मारने की फिराक में, यानी कि डबल ले लेकर मैं मैच को डीप में लेकर जाऊं। उस गेंद पर डबल कहीं ना कहीं गुलशन झा को लेना चाहिए था। देखिए, आप अगर रन्स करते हैं ना, लास्ट ओवर में डबल ले लेकर रन्स करते हैं, तो बॉलर के माइंडसेट में ये रहता है कि मेरे कोटे से रन कम होते चले जा रहे हैं और लास्ट में जाकर बॉलर और प्रेशर में आ जाता है जब उसके इक्वेशन हो जाती है 2 गेंद में 4 रन या 5 रन। वहां पर गुलशन झा ने डेफिनेटली 2 रन छोड़े, यही मानेगा वो 2 रन वहां पर छोड़े और उसके बाद इक्वेशन फिर उसके अगली गेंद में 2 रन आ गए, फिर इक्वेशन हो गया 3 गेंदों पे 9 रन और उसके बाद बैक टू बैक 2 बहुत बेहतरीन ब्रेड क्यूरी डिलीवरी डाली जो कि गुलशन झा के स्लॉट से बिल्कुल दूरी पर थी और दोनों गेंदों पे उन्होंने निकाल दिया। और जैसे ही एक गेंद पर 9 रन बचा, ब्रेड क्यूरी उसी और सेलिब्रेट करने लग गए थे, आपने देखा होगा, खुशी मनाने लग गए थे। फिर वो उन्होंने कहा यार एक नॉर्मल डिलीवरी डाली, उस बॉल पे गुलशन ने 6 लगा दिया और मैच 2 रन से वो हार गए। लेकिन को ये लगता है, हम इस पर पूरी तरह से सहमत हैं कि वहां पर डबल था, जो डबल गुलशन झा ने मिस आउट किया वो डबल था। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, स्कॉटलैंड के आज 90% फील्डर्स की थ्रो जो है वो बिल्कुल खराब रही है। बिल्कुल जी हाँ। मैथ्यू क्रॉस ने, विकेट कीपर ने, अगर उन्हें चाहिए यहाँ तो वो फेंक रहे हैं वहां। बिल्कुल लगभग हर फील्डर की थ्रो बहुत खराब रही, इसका फायदा गुलशन को वहां उठाना चाहिए था। देखिए फिनिशर्स ऐसे ही बनते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसे कॉन्टेस्ट को ही, मैच को फिनिश करके फिनिशर आप बनते हैं। सिर्फ 6 पर डिपेंड ना रहे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल लेकर इस गेम को और आप डीप लेकर जाते, आप नहीं, ब्रेड क्यूरी प्रेशर में होते, वो गलती करते और एक 6 आता या 4 आता और मैच आपकी पकड़ में होता। वो 2 रन गुलशन झा को वहां डबल लेने चाहिए थे। एंड ओवर टू बॉलिंग डिपार्टमेंट, किस तरह से स्कॉटलैंड ने इस गेम को बनाए रखा और कौन से वो 2 बॉलर्स रहे हैं मेन। वाकई में ब्रैड क्यूरी और मार्क वाट, इन्हें कमेंडेबल बॉलिंग एफर्ट आज के डे में आज की है। दोनों ही बॉलर्स हैं और दोनों ही लेफ्ट आर्म, एक पेसर है और एक स्पिनर है, तो बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा नेपाल के बल्लेबाजों को। इन दोनों बॉलर द्वारा बहुत टेस्ट किया, बहुत ज्यादा कहना होगा कि एक डेंजर में रखा अपने आप को इन्होंने, कि हमारी बॉलिंग जब भी आएगी वो डेंजरस बॉलिंग होगी बल्लेबाज के लिए। तो दोनों ही बॉलर्स ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई और इनका साथ ओली डेविडसन ने एक विकेट निकाल कर दिया और अच्छा स्पेल डाला, टाइट स्पेल रखा उन्होंने भी, रन्स नहीं लुटाए। मैकमिलन थोड़ा सा और अच्छा हो सकते थे, विकेट्स की तो जरूरत थी उनसे शुरुआत में, तो और बेहतर होता। और ज्यादा जब वो पार्टनरशिप हो रही थी रोहित दीपेंद्र की, वहां पर भी आप कुछ कर सकते थे। अगर हम ब्रेंडन मैकमिलन की बात करें, ये नाकाफी है मैकमिलन की तरफ से, थोड़ा और ज्यादा बेहतर चाहिए। लेकिन क्यूरी और मार्क वाट ने एक्सीलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है, जिसका जवाब नेपाल के बल्लेबाजों के द्वारा आज के डे में, आज के इस मैच में नहीं। बिल्कुल, और खास करके जो दीपेंद्र सिंह एरी और गुलशन झा के अलावा किसी भी बल्लेबाज के पास जवाब नहीं था। और लास्ट में गुलशन झा भी वो चीज नहीं कर पाए जिस चीज के लिए नेपाल लड़ रही थी, यानी मैच बनाना, वो इंपॉर्टेंट होता है। खैर एट द एंड स्कॉटलैंड ने यहाँ पर मैच जीता। ब्रेड क्यूरी ने लास्ट में 13 रन डिफेंड किए और टीम ने 2 रन से मैच जीतकर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने लिए कलेक्ट कर ली, जो कि उन्हें और बोर्ड पर आगे लेकर चला गया और नेपाल का एक और मौका कहीं ना कहीं वो गवा बैठे पॉइंट्स कलेक्ट करने का। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हमारे एसोसिएटेड फेसबुक पेज को जाकर अभी के अभी फॉलो करें।